नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, एनसीईआरटी का तारतम्य लगातार जारी है और हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 ऊष्मा को। दोस्तों, ये एनसीईआरटी के कक्षा 7 का पाठ्यक्रम है और आज हम इसमें पढ़ेंगे ऊष्मा के बारे में। अध्याय 3 में आप पढ़ चुके हैं कि ऊनी वस्त्र जांतव रेशों के द्वारा बनाए जाते हैं। आप यह भी पढ़ जानते हैं कि सूती वस्त्र पादप रेशों से बनते हैं। तो दो बातें यहाँ पर क्लियर हो गई। ऊनी वस्त्र हमको कहाँ से मिलते हैं? जांतव रेशों से, और जो सूती वस्त्र वो हमें किससे मिलते हैं? पादप रेशों से। शीतकाल में ऊनी वस्त्र पहनते हैं और जो हमें गर्म रखते हैं। जब मौसम गर्म होता है तब हल्के रंग के सूती वस्त्र पहने जाते हैं। ये हमें ठंडक का अनुभव कराते हैं। आप ये जानते हैं कि जानने के लिए अवश्य ही उत्सुक होंगे कि किसी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र ही क्यों उपयुक्त होते हैं। शीतकाल में आप घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं। यदि आप बाहर धूप में आ जाएं तो गर्मी का अनुभव करते हैं। ग्रीष्मकाल में तो आप घर के अंदर ही गर्मी का अनुभव करते हैं। हम ये कैसे जान सकते हैं कि कोई वस्तु गर्म है अथवा ठंडी? हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म अथवा कितनी ठंडी है? इस अध्याय में हम इसी प्रकार के कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ से शुरुआत होता है हमारे इंट्रोडक्शन का, और इस इंट्रोडक्शन में हमने क्या जानना शुरू किया? ऊष्मा यानी कि हीट के बारे में। और हीट बेसिकली क्या होती है? जो हमें गर्मी का एहसास कराती है। गर्मी के एहसास के लिए हमने पुराने चैप्टर में दो बातें पढ़ी थी। एक तो जंतु से हमें क्या मिलते हैं? ऊन। और दूसरे पादपों से हमें मिलती है रेशम। दोनों ही चीज़ों का अपना एक अलग महत्व है। पहली चीज़ क्या होती है? हमें गर्मी दिलाती है, और दूसरी चीज़ हमें ठीक ठाक मौसम का एहसास कराती है। तो ये दोनों बातें हमारे को क्या बनाती हैं? इस इंट्रोडक्शन से मरहूम कराती हैं कि हमें ठंड और गर्मी को कैसे समझना चाहिए। तो ये सारी किससे डिपेंडेंट है? ये टोटली डिपेंडेंट है ऊष्मा से। तो इस ऊष्मा के चैप्टर को अब हम शुरू करते हैं। 4.1 गर्म तथा ठंडा। अपने दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। इनमें से कुछ गर्म और कुछ ठंडी होती हैं। चाय गर्म तथा बर्फ ठंडी, ये हमारे को एहसास कराती है हमारे छूने से। सरणी 4.1 में सामान्यतः उपयोगी वस्तुओं की सूची दी गई है। इस सूची में कुछ नाम जोड़िए। इन वस्तुओं को गर्म एवं ठंडी रूप से चिन्हित करिए। हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं ठंडी हैं जबकि कुछ गर्म। आप यह भी जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती हैं, जबकि कुछ वस्तुएं दूसरे की अपेक्षा ठंडी होती हैं। हम कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म है? प्रायः यह इसका पता वस्तुओं को स्पर्श करके लगाते हैं। परंतु क्या हमारी स्पर्श इंद्रियां विश्वसनीय है? आइए ज्ञात करते हैं। देखिए, ये जो सेक्शन दिया हुआ है यहाँ पे हम ये पता कर सकते हैं क्या कि कौन सी वस्तु गर्म है अथवा कौन सी ठंडी। तो बेटा ये बताओ, आइसक्रीम क्या होती है? ठंडी होती है ना? गर्म तो होती नहीं है। तो यहाँ पर आइसक्रीम क्या होगी? ठंडी होगी। चाय के प्याले में रखी हुई चाय हमें क्या मिलती है? गर्म मिलती है। अब उसे पड़ा हुआ रोने के लिए छोड़ दोगे तो अब वो रोती हुई क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी, है ना? तो यहाँ पर क्या है? चाय का प्याला जो है वो क्या होता है? गर्म होता है ना, ठंडा नहीं होता है। फलों का रस क्या होता है? ये ठंडा होता है, ना कि गर्म। तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की हत्ती, वो ठंडी होती है। क्यों? क्योंकि भाई उसी से ही तो पकड़ के आप वस्तु को नीचे उतारोगे। क्रियाकलाप 4.1। देखिए, 3 मगों में पानी के ताप का अनुभव किया जा रहा है। अब हम इसको समझते हैं। 3 बड़े मग अथवा कटोरी लीजिए। इनमें ए बी सी नामांकित करिए। मग ए में ठंडा पानी, बी में गर्म पानी और कुछ ठंडा और कुछ गर्म पानी मिलाकर सी में डालिए। अब अपने बाएं वाम हाथ को मग में ए में तथा दाहिने दक्षिण हाथ को मग बी में डालिए। दोनों हाथों को 2-3 मिनट तक डुबोकर मगों में डूबे रहने दीजिए। अब दोनों हाथों को एक साथ मग सी में डुबोइए। क्या दोनों हाथों को एक जैसा अनुभव होता है? सुनिश्चित कीजिए कि पानी इतना गर्म ना हो कि आपका हाथ जल जाए। ठीक है। भूजो कहता है कि मेरा बायां हाथ कहता है कि मग सी में पानी गर्म है तथा दाहिना हाथ उसी पानी को ठंडा बताता है। मैं क्या निष्कर्ष निकालूं? भूजो की उलझन ये दर्शाती है कि यह निश्चय करने के लिए कोई वस्तु गर्म है या ठंडी हम अपनी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते। यह हमें कभी भी धोखा दे सकती हैं। तब हम ये कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है? किसी वस्तु की ऊष्मा यानी कि उसकी गर्मी की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को तापमापी यानी कि थर्मामीटर कहते हैं। तो जिससे हम टेम्परेचर नापते हैं वो क्या कहलाता है? थर्मामीटर। थर्मोमीटर को हम क्या करते हैं? यूज टेम्परेचर नापने के लिए। तो अब आप आगे से क्या करोगे? टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर का यूज करोगे। 4.2 तापमापन। क्या आपने कोई तापमापी देखा है?
याद कीजिए कि जब कभी आपको आपके परिवार में किसी को बुखार चढ़ जाता है तो टेम्परेचर यानी कि तापमान को थर्मामीटर के द्वारा क्या करा जाता है था, नापा जाता था। जिस तापमापी से हम अपने शरीर का ताप नापते हैं वो उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। किसी थर्मामीटर को अपने हाथ में पकड़िए तथा इसका ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए। यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो अपने मित्र के साथ सम्मिलित हो जाइए। डॉक्टरी थर्मामीटर चित्र 4.2 के अनुसार दिखाया जाता है। आपको देखिए किस तरीके का होता है डॉक्टरी थर्मामीटर। ये इस तरीके का कुछ होता है। इसमें जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में चलता है, डिग्री सेंटीग्रेड में चलता है। दो तापमापी के यहाँ पे क्रम दिए हुए हैं जिनको भौतिक में हम पढ़ेंगे, फिजिक्स में हमारे को ये समझ में आएगा। इसके अलावा कुछ चैप्टर आते हैं जिनमें हम आपको समझा पाएंगे कि डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या अंतर होता है। इन दोनों को अभी समझने का वक्त नहीं है। ये दोनों के अपने अपने मापांक होते हैं। ये 100 का डिवीज़न होता है और ये 80 का डिवीज़न होता है, 32 का डिवीज़न होता है। तो इनके डिवीजन के बारे में अभी हम चर्चा इसलिए नहीं करते क्योंकि अभी आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। हम सिर्फ इतना जाने कि इसे डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री फ़ारेनहाइट में नापते हैं। दोनों ही मापक्रम हमको इसमें दिए हुए हैं, कारण ये सब बाद में। डॉक्टरी थर्मामीटर की एक लंबी बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। बल्ब पारा से भरा होता है। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारा देखी जा सकती है। यदि पारे की यह धारा आपको दिखाई ना दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाइए जब तक कि आपको उसकी धारा दिखाई ना देने लगे। थर्मामीटर पे आपको ताप मापने का एक मापक्रम यानी कि स्केल दिखाई देगा। उपयोग किए जाने वाला यह मापक्रम डिग्री सेंटीग्रेड यानी सेल्सियस स्केल कहलाता है, जिस पर 0 डिग्री सी दर्शाया जाता है। बूझो दुविधा में है कि चित्र 4.2 में दर्शाए दो मापक्रमों में से वह किसे पढ़े। पहेली ने उसे बताया कि भारत में हमने सेल्सियस स्केल को अपनाया है और हमें इसी स्केल का उपयोग करना चाहिए। दूसरा मापक्रम फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट जिसे कहते हैं, इसका परिसर 94 से 108 डिग्री तक है। इसे पहले प्रयोग में किया जाता था। देखिए यहाँ पे आपकी समस्या का समाधान हो गया। डॉक्टरी थर्मामीटर में हम 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप ही माप सकते हैं। आइए जानते हैं क्रियाकलाप 4.2 में थर्मामीटर से ताप मापना। आइए यह सीखें कि थर्मामीटर को कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले इसके किन्हीं दो क्रमागत एक के बाद एक बड़े चिन्हों द्वारा निरूपित ताप के अंतर को नोट कीजिए। इन दोनों चिन्हों के बीच भागों की संख्या छोटे चिन्हों को द्वारा दर्शाए गए हैं को नोट कीजिए। मान लीजिए दो बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर है तथा इन चिन्हों के बीच 5 भाग हैं, तब एक छोटे भाग का मान 1/5 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात मतलब 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। उपयोग करने के पहले थर्मामीटर को अच्छी प्रकार से धो लीजिए। धोने के लिए किसी प्रतिरोधी या रोगाणुरोधक घोल का उपयोग करना सुरक्षित रहता है। अब इसे अपने हाथ में कसकर पकड़िए और कुछ झटके दीजिए। झटके देने से पारे तल नीचे आ जाएगा और सुनिश्चित कीजिए कि यह 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आ गया हो। अब थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रखिए। 1 मिनट पश्चात थर्मामीटर को बाहर निकालिए। उसका पाठ्यांक नोट कीजिए। यह आपके शरीर का ताप है। ताप को सदैव इसके मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड के साथ व्यक्त करना चाहिए। आपने अपने शरीर का ताप कितना नोट किया। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान दीजिए कि ताप को इसके मात्रक के साथ व्यक्त किया जाता है, हमेशा याद रखिएगा। पहेली ने अपने शरीर का ताप मापा। वह चिंतित हो गई क्योंकि वह ठीक 37 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं था। आइए पहेली को विश्वास दिलाएं कि उसके साथ कोई समस्या नहीं है। क्रियाकलाप 4.3 डॉक्टरी थर्मामीटर की सहायता से अपने कुछ मित्रों कम से कम 10 के शरीर का ताप मापिए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 4.2 में अंकित कीजिए। डॉक्टरी थर्मामीटर में पढ़ने के लिए आवश्यक सावधानियां। थर्मामीटर का उपयोग से पहले उपयोग के पश्चात धोना चाहिए। धोने के लिए किसी पूर्तिरोधी एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग अच्छा रहता है। सुनिश्चित कीजिए कि इसके उपयोग से पहले पारे का तल 35 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे हो। थर्मामीटर को पढ़ने के समय पारे का तल दृष्टि रेखा के सीध में होना चाहिए, यानी कि परपेंडिकुलर होना चाहिए। हम कोई भी चीज़ देखते हैं कैसे देखते हैं दोस्तों, हमें सीधे स्ट्रेट देखने के लिए 90 डिग्री का डायरेक्शन रखना चाहिए। थर्मामीटर का सावधानी पूर्वक उपयोग कीजिए। किसी कठोर वस्तु से टकराने से यह टूट सकता है। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। मतलब अगर आप इस तरफ से पकड़ेंगे तो क्या होगा, ये टेम्परेचर आपका भी ऐड करने लगेगा। इसलिए उस साइड से नहीं पकड़ना चाहिए, यहाँ से पकड़ना गलत है। हमें हमेशा इस तरफ से पकड़ना चाहिए जिस तरीके से इसने मैडम ने पकड़ा हुआ है। ठीक है,
आइए जानते हैं सारणी 4.2। कुछ विद्यार्थियों के शरीर का ताप। आप अपने दोस्तों के बीच में मिलकर इनके नंबर ऑफ टेम्परेचर लीजिए, इससे आपको पता चलेगा कि क्या कितने लोगों के क्या टेम्परेचर है। क्या प्रत्येक विद्यार्थी के शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है? यह आवश्यक नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य ताप 37 डिग्री हो, यह कुछ अधिक और कुछ कम हो भी सकता है। वास्तव में जिसे हम सामान्य ताप नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं, वह स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप होता है। ठीक है। बूजो के मस्तिष्क में एक नटखट विचार आया। वह डॉक्टरी थर्मामीटर को गर्म दूध का ताप मापने चाहता था। पहेली ने उसको ऐसा करने से रोक दिया। चेतावनी: डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर के ताप मापने को छोड़कर किसी अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए कभी मत कीजिए। थर्मामीटर को धूप तथा आग के पास रखने से बचाइए, ऐसा करने से वह टूट सकता है। डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिजाइन किया गया है। मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तथा 42 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होता। यही कारण है कि इस थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्रयोगशाला तापमापी: देखो, यहाँ से आगे नहीं होता और यहाँ से कम नहीं होता। ठीक है, तो 42 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर ऊपर जाता है टेम्परेचर तो हाहाकार मचाने लगते हैं अपन, है ना। और 35 से कम आता है तब भी अपने साथ क्या होता है, बहुत तो नहीं लेकिन हमें को ठंड लगने लगती है। इसीलिए कहते हैं कि भैया टेम्परेचर कम हो रहा है हमारे शरीर का, हमको दवाई खानी पड़ेगी। तो ये बाद में इस चीज़ पे विचार करेंगे, कभी हंसने हंसाने का वक्त भी आएगा अपना। तो आगे बढ़ते हैं। 4.3 प्रयोगशाला तापमापी: हम अन्य वस्तुओं के ताप को कैसे मापते हैं? इसके लिए अन्य तापमापी काम में लाते हैं। ऐसा ही एक तापमापी प्रयोगशाला तापमापी है। आपके अध्यापक इस तापमापी को आपको दिखाएंगे। इसे ध्यान से देखिए तथा इसे मापे जा सकने से वाले अधिकतम तथा न्यूनतम ताप को नोट कीजिए। प्रयोगशाला तापमापी के परिसर प्रायः 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जैसे आपने डॉक्टरी थर्मामीटर में किया, ठीक उसी प्रकार इस तापमापी में भी किसी सबसे छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाले ताप का मान ज्ञात कीजिए। तापमापी द्वारा दर्शाए गए ताप को ठीक ठीक पढ़ने के लिए आपको ताप के इस मान की आवश्यकता होगी। विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार की तापमापी उपयोग किए जाते हैं। मौसम की रिपोर्ट के लिए दिए गए अधिकतम और न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये कि टेम्परेचर कहाँ का नापना है, इसके लिए डिपेंड करता है उस टेम्परेचर नापने वाले सूचक पर। अगर हमें मौसम नापना है तो मौसम का अलग होगा, अगर हमको आदमी का टेम्परेचर नापना है तो उसका अलग होगा। तो भैया जो कहानी आपके सामने आई है उसको समझिएगा। डॉक्टरी थर्मामीटर से अपने चाय का टेम्परेचर मत नापने लगना, वो बेचारा फट जाएगा। आइए अब देखें कि इस तापमापी का उपयोग कैसे किया जाता है। क्रियाकलाप 4.4: ये आपके सामने एक थर्मामीटर है। प्रयोगशाला तापमापी द्वारा जल का ताप मापना। ये जो प्रयोगशाला आपके स्कूल में मिल जाएगी उसमें ये तापमापी रखा होगा, इसका यूज करिएगा किसी चीज को नापने में। टेम्परेचर हैवी भी होगा तो ये क्या होगा बता देगा। किसी बीकर अथवा मग में नल का थोड़ा सा जल लीजिए। तापमापी का जल इस प्रकार डुबोइए कि उसका वाल्व जो जल में डूबा रहे, लेकिन वह बर्तन की तली अथवा दीवारों को स्पर्श ना करे। तापमापी का जल में ऊर्ध्वाधर रखते हुए इसमें पारे के तल की गति को देखिए। अब तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक कि नली के पारे का तल स्थिर ना हो जाए। तापमापी का पाठ्यक्रम नोट कीजिए और इस समय जल का ताप है, मतलब जो उस एक्चुअल में जल का जो टेम्परेचर था वो उसको नापने के लिए क्या उसको लटका दिया हवा में, है ना। उसमें क्या है कि उसको, अरे भैया उसको क्या एक इसमें पानी भर लिया और उसको पानी भरने के बाद बीचों बीच इसको लटका दिया। अब इसे लटकाने के बाद क्या होगा, इसका जो वॉल्व है वो वॉल्व क्या करेगा, इसके जो पूरे टेम्परेचर है वाटर का, इस वाटर के टेम्परेचर को क्या करेगा, इस में पाठ्यांक में बताएगा। ये बढ़ेगा ऊपर की तरफ जितना, जब तक वो उसके एक लेवल में आकर रुक नहीं जाता सेल्फ, तब तक हमें वेट करना होता है। उसके बाद फिर हम उसका टेम्परेचर नाप लेते हैं। तो ये क्रम आपको अपनी कक्षा के प्रयोगशाला में करना है। कक्षा के विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा मापे गए जल के ताप की तुलना कीजिए। क्या इन मापों में कुछ भिन्नता है? संभव कारणों पर चर्चा कीजिए। देखिए, जब हम बहुत सारे लोग मिलकर एक ही चीज को टेम्परेचर को नापें तो हमारे साथ क्या कहानी होती है कि हमारे को 19-20 के रिजल्ट मिलते हैं। इसीलिए हमें हर चीज को औसत में बता दिया जाता है। जैसे जो टेम्परेचर मानव शरीर का है उसको हम 37 डिग्री कहते हैं, लेकिन एक्चुअल क्या है, एक्चुअल कहानी सिर्फ इतनी है कि वो जो 37 डिग्री टेम्परेचर है ये औसत टेम्परेचर है प्रति व्यक्ति। अब ये प्रति व्यक्ति औसत टेम्परेचर की कहानी को अगर आप समझे तो क्या जरूरी है कि आपका 37 ही होगा और हमारा 37 होगा? अगर हमारा 38 हो गया तो क्या होगा? तो ये कहानी सिंपल सी है कि एक औसत है कि इस टेम्परेचर पर व्यक्ति स्वस्थ होता है और इतना टेम्परेचर उसके अंदर हमेशा विद्यमान होता है। तो ये कहानी हमारे
एक छोटे से टेम्परेचर को दर्शाती है। आइए जानते हैं प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय डॉक्टरी थर्मामीटर का पाठ्यांक लेते समय बरती जाने वाली विभिन्न सावधानियों के अतिरिक्त निम्नलिखित सावधानियां भी बरती जानी चाहिए। क्या है भैया उन जो सावधानियां हैं? पहला, तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं रखना चाहिए भाई, उसे स्ट्रेट रखो, है ना, ऊर्ध्वाधर रखो। उसको अगर आपने क्या कर दिया, जमीन पे पटक दिया या फिर आड़ा टेढ़ा रखा तो उससे क्या होगा, एक समय बाद वो खराब हो जाएगा, टूट जाएगा। तापमापी के बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका ताप मापना हो। बल्ब बर्तनों की दीवारों से नहीं छूना चाहिए। बूझों को अब समझ में आ गया कि उच्च तापों को मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए, लेकिन वह अब भी उलझन में है कि क्या प्रयोगशाला तापमापी के द्वारा उसके शरीर का ताप मापा जा सकता है। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर हम खोजते हैं। क्रियाकलाप 4.5, किसी बीकर या मग में थोड़ा गर्म जल लीजिए, तापमापी के बल्ब को जल में डुबोइए, पारे के तल के स्थित होने तक प्रतीक्षा कीजिए। जब पारे का तल स्थिर हो जाए तो ताप नोट करिए। अब तापमापी को जल से बाहर निकालिए, ध्यानपूर्वक देखिए कि अब क्या होता है। क्या आप देखते हैं कि जैसे ही तापमापी के जल से बाहर निकालते हैं पारे का तल गिरने लगता है। इसका अर्थ है कि किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब उसका बल्ब जल या उस वस्तु में रखा हो जिसका ताप मापना है। स्मरण कीजिए कि आपने शरीर का ताप मापते समय आपको पाठ्यांक नोट करने के लिए थर्मामीटर को मुंह के बाहर निकालना पड़ता है। क्या तब आप प्रयोगशाला तापमापी को अपने शरीर के ताप मापने के लिए प्रयोग कर सकते हैं? स्पष्ट है कि प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग इस प्रयोजन के लिए सुविधाजनक नहीं है। डॉक्टरी थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकाल लेने पर पारे का तल नीचे या ऊपर क्यों नहीं जाता? किसी डॉक्टरी थर्मामीटर का फिर से परीक्षण कीजिए। क्या आप बल्ब के पास कोई विभंग यानी किंक देखते हैं? डॉक्टरी थर्मामीटर का एक विभंग होता है। क्या होता है? डॉक्टरी थर्मामीटर में एक विभंग होता है। क्यों भाई? वो एकदम सडन उसको क्या है, टेम्परेचर को डाउन या टेम्परेचर को अप करने के लिए यूज ना हो, मतलब ऐसा डिफरेंस ना आए। विभंग का क्या लाभ है? ये पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है। देखा, बूझो ये जानने के लिए उत्सुक है कि जब तापमापी का बल्ब किसी वस्तु के संपर्क में आता है तो पारे के तल में परिवर्तन क्यों होता है? अरे वाह भाई, सब में अपनी गुप्त ऊष्मा होती है ना। चलो सब बताते हैं। तापमापी में पारे के प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं। पारा एक विषाक्त पदार्थ है तथा यदि तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान अत्यंत कठिन है। आजकल अंकीय तापमापी डिजिटल थर्मामीटर उपलब्ध हैं जिनसे पारे का उपयोग नहीं होता है। ऊष्मा का स्थानांतरण। संभवतः आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह तप्त हो जाता है। इसके कारण है कि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है। जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं तो वह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। यह ठंडा क्यों हो जाता है? ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। पहले ये जानना चाहती है कि क्या इसका यह अर्थ है कि यदि दो वस्तुओं का ताप समान हो तो ऊष्मा स्थानांतरित नहीं होगी? ऊष्मा किस प्रकार स्थानांतरित होती है, आइए इसकी खोज करें। क्रियाकलाप 4.6, एल्यूमिनियम या लोहे जैसी किसी धातु की एक छड़ अथवा चपटी पट्टी लीजिए। छड़ पर मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपकाइए। ये टुकड़े लगभग समान दूरी पर होने चाहिए। छड़ के एक सिरे को एक प्रयोगशाला स्टैंड पर कसिए। यदि आपको स्टैंड ना मिले तो आप छड़ के दूसरे सिरे को ईंटों के बीच में दबाकर रख सकते हैं। अब छड़ के दूसरे सिरे को गर्म कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए क्या होता है। किसी धातु की पट्टी में ऊष्मा के स्थानांतरण का अध्ययन अगर अपन करें तो मोम के टुकड़ों का क्या होता है? क्या ये टुकड़े गिरना आरंभ कर देते हैं? कौन सा टुकड़ा सबसे पहले गिरता है? क्या आप सोचते हैं कि ऊष्मा ज्वाला के सबसे निकट के सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है? वह प्रक्रम, उसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, चालन कहलाता है। वह प्रक्रम, समझिएगा, ऐसा प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित हो। मतलब हीट जो है वो क्या होती है? हीट जो है वो गर्म से लेके ठंडे की ओर स्थानांतरित होती है। मतलब जहां वो गर्म है और जो हिस्सा ठंडा है उस तरफ
तरफ भगेगी और जब वो उस जगह का स्थान घेरेगी, उस चीज को अपन क्या बोलते हैं, मतलब उस चीज को ठंडे को, उस गर्म को गर्म स्थान से ठंडे स्थान को स्थानांतरित होगी थी, उसको क्या कहेंगे, चालन। क्या कहेंगे, चालन चालन चालन। ठीक है। ठोसों में ऊष्मा प्रायः चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है। क्या सभी पदार्थों में ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है? आपने अवश्य देखा होगा कि खाना पकाने के लिए उपयोग किए गए जाने वाले धातु के बर्तन में प्लास्टिक या लकड़ी की हत्ती लगी होती है। क्या आप किसी तप्त बर्तन को हत्ती से पकड़े बिना हाथ जलाए उठा सकते हैं? भाई कैसे उठा सकते हैं, हाथ नहीं जल जाएंगे। क्रियाकलाप 4.7, किसी छोटे बर्तन या बीकर में गर्म पानी लीजिए। कुछ वस्तुएं जैसे इस्पात, स्टील की चम्मच, प्लास्टिक का स्केल, पेंसिल या विभाजनी डिवाइडर एकत्र कीजिए। इन सभी वस्तुओं को एक सिरे को गर्म पानी में डुबोइए। कुछ देर प्रतीक्षा करने के पश्चात दूसरे सिरे को छूकर देखिए। आप अपने प्रेक्षणों को सारणी 4.3 में लिखिए। भाई स्टील की चम्मच है, उसे अगर पदार्थ की वस्तु बनी है, अगर उसका दूसरा सिरा क्या होगा, गर्म होगा या नहीं होगा? तो ऑब्वियसली वो उसका गर्म होगा। क्यों? क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा ना, दो ईंटों के बीच में एक छड़ को लगा दिया और यहाँ से उसको टेम्परेचर दिया। टेम्परेचर देने पे जो मोम थी वो क्या हुई, यहाँ पे नीचे गिरने लगी। रीजन क्या है कि जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या हो रहा है, हमें यहाँ से गर्म करने पर, वो टेम्परेचर देने पर क्या हो रहा है, जो हीट है वो क्या हो रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है। मतलब जिस स्थान को गर्म करके वो ठंडे स्थान को भी गर्म करने की कोशिश कर रही है। तो टेम्परेचर क्या होता है, गर्म स्थान से ठंडे स्थान की ओर बढ़ता है, जिसमें से चालन कहते हैं। ये एक प्रक्रम है। ठीक है। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। ऊष्मा का चालक है ना, चालन से चालक पे आ गए। अब चालक कौन होता है, जो अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने दे। तो वो कौन है जो अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देता है? जितने भी मटेरियल हैं उनमें मोस्टली एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, तांबा है ना, ये सब जो हैं वो क्या होते हैं, ऊष्मा के चालक होते हैं। इसीलिए हम इनका जनरल यूज करते हैं। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को जाने नहीं देते उन्हें कुचालक कहते हैं। तो दो बातें समझ में आई, एक सुचालक और एक कुचालक। चालक और या सुचालक। सुचालक वो होते हैं जो ऊष्मा को आसानी से एक से अपने हिस्से से जाने देते हैं, तो चालक कहलाते हैं। कुचालक जो नहीं जाने देते उनको कुचालक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। जैसे प्लास्टिक तथा लकड़ी कुचालकों को ऊष्मारोधी भी कहते हैं। जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक हैं। तब इन पदार्थों में ऊष्मा स्थानांतरित कैसे होती है, आइए पता करते हैं। क्रियाकलाप 4.8, गोल पेंदे का फ्लास्क लीजिए। यदि फ्लास्क उपलब्ध ना हो तो बीकर लिया जा सकता है। इसे जल से 2/3 भरिए। इसको किसी तिपाई पर रखिए अथवा फ्लास्क को रखने का कोई ऐसा प्रबंध कीजिए जिससे कि आप इसके नीचे एक मोमबत्ती रखकर इसे गर्म कर सकते हैं। फ्लास्क में जल के स्थित होने की प्रतीक्षा कीजिए। एक स्ट्रॉ की सहायता से फ्लास्क के पेंदे पर पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल धीरे से रखिए। अब क्रिस्टल के ठीक नीचे मोमबत्ती जलाकर जल को गर्म करिए। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखिए। जो कुछ आप देख रहे हैं उसका चित्र भी बनाइए। जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है। गर्म जल ऊपर उठता है और इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल उसका स्थान ले लेता है। तो देखो अपन क्या लेने के लिए आ जाता है, यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है तथा आसपास के जल फिर इसके स्थान आ जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि सारा जल गर्म ना हो जाए। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को संवहन कहते हैं। तो संवहन किसे कहते हैं? देखो भाई, स्पॉट में क्या कर दिया हमने, पानी भर दिया। अब पानी भरने के बाद यहाँ से क्या करा, इसे गर्म करना शुरू किया। गर्म करने पे सबसे पहले क्या होगा, सतह जो है वो गर्म होगी और गर्म होने पर इधर का हिस्से का वाटर जो है वो गर्म होगा। और जो गर्म होगा तो वो क्या होगा, ऊपर की तरफ उठेगा और ठंडा जो पानी है वो क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। तो ये जो रोटेशन है पानी गर्म और ठंडे का, ये लगातार चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक कि ये पूरा का पूरा पानी गर्म नहीं हो जाए। और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, संवहन कहेंगे। क्या कहेंगे? संवहन। मतलब जब तक पूरे वाटर का एक ही टेम्परेचर नहीं आ जाता, इस क्रिया का लगातार चलना संवहन कहलाएगा। तो हो गई अपनी यहाँ बात पूरी। ठीक है, ये देखो कुछ प्रक्रम आपको नजर आ रहा होगा, ये इस तरीके से चलता है। अगर आप गौर से देखें तो आपको ये चीज नजर भी आएगी।
वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? धुआं किस दिशा में जाता है? ऊष्मा स्रोत के पास की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, इस प्रकार ये वायु भी गर्म हो जाती है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। क्रियाकलाप में द्वारा आप इस विचार को पुष्टि कर सकते हैं। आइए जानते हैं क्रियाकलाप 4.9 के बारे में। एक मोमबत्ती जलाइए, अपने एक हाथ को ज्वाला के ऊपर तथा दूसरे हाथ को ज्वाला के पार्श्व में रखिए। चित्र में जैसे दिखाया गया है, क्या आपके दोनों हाथ समान गर्मी का अनुभव करते हैं? यदि नहीं तो कौन सा हाथ अधिक गर्म अनुभव करता है और ऐसा क्यों? तो भाई देखो, अभी टेम्परेचर की कहानी को अभी अपन समझ रहे हैं, तो जो इसके जस्ट अपर में होगा तो क्या है, यहाँ पे क्या है, उसकी हवा का एरिया क्या कर रही है, ये गर्म होता है। गर्म होने पर यहाँ पे क्या होता है, ये ऊपर की तरफ बढ़ता है और ठंडी हवा इधर पे आती है। तो इसमें ये जो प्रक्रम है वो तेजी से संवहन की प्रक्रिया चलती है, इसलिए ये जो हिस्सा है वो जल्दी गर्म होगा बजाय इसके। ठीक है, क्योंकि साइड में थोड़ी इतना इफेक्ट पड़ रहा है जितना इफेक्ट उसके जस्ट अपर पड़ रहा है। तो सावधान, अपने हाथ को ज्वाला से सुरक्षित दूरी पर रखिए जिससे कि वे जले नहीं। ध्यान दीजिए, ऊपर की ओर की वायु संवहन द्वारा गर्म होती है, इसलिए ज्वाला से ऊपर का हाथ गर्म तेजी से होता है। अब यहाँ पे समुद्र की समीर देखो, यहाँ पे कुछ बताया, ये सब ठंडे गर्म की कहानी है। किस चीज की कहानी है? ठंडे गर्म की। ठंडा पानी यहाँ से ऊपर उठा, यहाँ पे एटमॉस्फेयर में आया, एटमॉस्फेयर में हमारे इर्द गिर्द क्या हुआ, गर्म हुआ। गर्म होने के बाद फिर ये इधर गया, ये चलता रहता है, दुनिया भर में यही चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुभव करता, तथापि पार्श्व की वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं हो पाती, इसलिए यह वायु लौ के ऊपर की वायु जैसी गर्म नहीं लगती। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है और स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती हैं। रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत होता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। ये देखिए, यहाँ पे क्या कहानी है भाई, दिन के समय यहाँ से ठंडी हवाएं यहाँ आ रही हैं और रात के समय यहाँ से ठंडी हवाएं यहाँ जा रही हैं। तो हमारे प्रक्रम को ये कंप्लीट करता है, एक्चुअली ठंडी और गर्मी के एहसास को पूरा करने के लिए बना हुआ होता है। आगे बढ़ते हैं। थल्स एयर जो यहाँ से अपने यहाँ से जो वहाँ जाती हैं पवने, समुद्री पवने जब हमारे इधर आती है तो अपन समुद्री समीर कहते हैं। सेम जब वातावरण की हवा समुद्र की तरफ जाती है तो उसे थल समीर कहते हैं। इस परिघटना को हमने ऊपर दिखाया है। जब हम धूप में खड़े हुए होते हैं तो हमें गर्माहट अनुभव करते हैं। सूर्य से हम तक ऊष्मा कैसे पहुंचती है? यह चालन तथा संवहन द्वारा हम तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि इन दोनों प्रक्रियाओं में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम आवश्यक है। चूंकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकांश स्थान में कोई माध्यम जैसे वायु नहीं होती, अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रमों द्वारा आती है, जिसे विकिरण कहते हैं। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम विद्यमान हो या ना हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। जब हम किसी तापक यानी हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें इसी प्रक्रम के द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। ज्वाला से हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा के विकिरण द्वारा ही परिवेश को स्थानांतरित करता है और हमारा शरीर विकिरण द्वारा ही परिवेश की ऊष्मा देता है तथा उससे ऊष्मा ग्रहण करता है। सभी गर्म पिंड विकिरण के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं। जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तुओं से टकराते हैं तो इनका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग परागत हो जाता है। ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का ताप बढ़ जाता है और धूप में जाते समय आपको छाते का उपयोग करने का परामर्श क्यों दिया जाता है? इसीलिए भैया, गर्मी लगे तो ये छाता खोल लियो। 4.5 सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों के प्रकार। आप जानते हैं कि गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्रों को वरीयता देते हैं तथा सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़ों को पहनना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों? आइए इसका पता लगाते हैं। क्रियाकलाप 4.10 यानी कि 10
तो इनके एक डब्बे को एक जैसे दो डब्बे लीजिए, इनमें से एक के बाहरी पृष्ठ को काला तथा दूसरे बाहरी पृष्ठ को सफ़ेद पेंट कीजिए। दोनों डब्बों को बराबर मात्रा में जल भरिए तथा इन्हें दोपहर के समय लगभग 1 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए। दोनों डिब्बों में भरे जल के ताप मापिए। क्या आप दोनों के ताप में कुछ अंतर पाते हैं? किस डिब्बे में जल अधिक गर्म है? केवल जल को छूकर भी आप दोनों के ताप के अंतर का अनुभव कर सकते हैं। क्रियाकलाप 4.11 क्रियाकलाप 4.10 में उपयोग किए गए दोनों डिब्बों लीजिए। इन दोनों के समान मात्रा में समान ताप लगभग 60 डिग्री का गर्म जल भरिए। दोनों डिब्बों को किसी कमरे में अथवा छाया में रखिए। 10 से 15 मिनट के पश्चात प्रत्येक डिब्बे का जल का ताप ज्ञात कीजिए। क्या दोनों डिब्बों में जल का ताप समान दर से कम हुआ? या क्या इन क्रियाकलापों से आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों प्रतीत होता है? गहरे रंग का पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है, इसलिए सर्दियों में गहरे रंग का वस्त्र पहनना हमें सुखद देता है। हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरणों को अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए गर्मियों में हमें हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदेह लगते हैं। अब ये बात मैं थोड़ा सा आपको मेरी भाषा में समझाता हूँ। देखो, सिंपल सी बात है काका। 2 बर्तन ले लिए, दोनों बर्तनों में एक में वाइट लगा दिया और एक में क्या कर दिया, इधर पे ब्लैक कर दिया। अब इन दोनों को भर दिया, भरने के बाद इन्हें छोड़ दिया। अब इसमें जो टेम्परेचर से वाटर में 60 डिग्री टेम्परेचर का क्या आपने दोनों में पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद अंधेरे कमरे में रखोगे, रखने के बाद क्या होगा, इसमें टेम्परेचर किस में जल्दी ठंडा होगा? देखो, होता ऐसा है कि जो ब्लैक रंग जितनी तेजी से प्रकाश को अवशोषित करता है ना, उतनी तेजी से ये क्या करता है, मतलब विमोचित भी करता है ना। मतलब अगर ये चीज़ एक्सेप्ट करेगा तो उतनी तेजी से रिमूव भी करेगा। तो ये जितनी तेजी से ठंडा होता है उतनी तेजी से गर्म भी होता है। सेम प्रॉब्लम यहाँ पर है वाइट के साथ। वाइट की कहानी क्या है, आपने इसे गर्म कर दिया, अब ये यहाँ पर क्या है, जितनी ये एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा ठीक से और फिर इसे डिस्ट्रॉय भी नहीं कर रहा। तो जो गहरे रंग हैं वो टेम्परेचर के बहुत अच्छे अवशोषक होते हैं और जो हल्के रंग हैं वो टेम्परेचर के बहुत ज़्यादा परावर्तक होते हैं। इसीलिए सर्दियों में हम गर्म कपड़े पहनने के लिए डार्क रंग प्रयुक्त करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, टेम्परेचर एक्सेप्ट करते हैं। और सर्दियों में हम व्हाइट कलर का ज्यादातर पहनना क्यों करते हैं, हल्के रंग का, क्योंकि वो क्या करता है, टेम्परेचर को विकिरण मतलब उनको अवशोषण कम करता है ना, वो रिफ्लेक्शन ज्यादा करता है। मतलब जितना ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा आपको गर्मी उतनी कम लगेगी, है ना। सर्दियों में ऊनी वस्त्र के हमें उष्ण बनाए रखते हैं। भाई सर्दियों में ऊनी वस्त्र पहनो तो गर्मी लगता है, मतलब गर्म लगता है। कारण क्या है, अब समझो। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं, ऊन ऊष्मारोधी है। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच में वायु फंसी रहती है। वह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकिरित होने से रोकती है, अतः हमें उष्णता का अनुभव होता है। ये बात मैंने अभी आपको पहले चैप्टर में ही समझाई थी कि होता यह है कि भाई ऊन को हम इसलिए पहनते हैं क्योंकि हमारे बॉडी और इस ऊन के बीच के एरिया में क्या होता है, एयर होती है। और ये एयर को अगर शरीर से टच हो, हमेशा अगर ये एयर शरीर के टेम्परेचर को एक्सेप्ट मतलब टच होगी तो क्या होगी, ये गर्म होकर हट जाएगी और दूसरी ठंडी हवा आती रहेगी, तो हमारे शरीर को क्या है, टेम्परेचर डाउन करेगी। बट अगर ऐसी कोई युक्ति हम लगा दें कि हमारे शरीर का टेम्परेचर जो है वो कम ना हो और एक मेंटेन बना रहे, उसके लिए क्या है, एक कुचालक की आवश्यकता है। तो भाई ये जो एयर है वो क्या होती है, हवा की मतलब ऊष्मा की कुचालक है ना। तो वो ऊष्मा रोधी चीज को क्या करती है, अपन अगर पहन लें, स्वेटर पहन लें, तो उसमें क्या है, एयर का एक गैप बन जाता है और ये गैप ही उसको क्या करता है, बनाए रखता है, जिससे हमें क्या नहीं लगती, ठंडी। मान लीजिए सर्दियों में आपको एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर एक जुड़े 2 पतले कंबलों में किसी एक का चुनाव करके उपयोग करने की छूट है, तो आप इनमें से किसे चुनेंगे और क्यों? याद रखिए 2 कंबलों के बीच में वायु की एक परत विद्यमान है। तो भाई साहब, आपको अगर बहुत ठंडी लग रही है तो आप 2 कंबल यूज़ कर लो। क्यों? क्योंकि उनके बीच में जो एयर गैप है वो प्रॉपर होने से आपको वो उससे ज़्यादा अच्छा एहसास गर्मी का होगा। हम अपने घरों को ठंडा या गर्म रखने के लिए कोयला या लकड़ी जैसे ईंधन अथवा विद्युत का उपयोग करते हैं। क्या ऐसे भवन बनाना असंभव है जिनके बाहर की गर्मी या सर्दी का कोई प्रभाव न पड़े? भवन की बाहरी दीवार को यदि ऐसा बनाया जाए कि उसके बीच में वायु की एक परत बंद हो जाए तो ऐसा संभव किया जा सकता है। ऐसा करने की एक विधि है कि भवन निर्माण में खोखली ईंटों का उपयोग किया जाए, जो कि आजकल उपलब्ध है।
तो आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, इन सब चीज़ों के बारे में सुनने के लिए आपको बहुत समय है। इन चीज़ों के बारे में सर्च करिए, रिसर्च करिए और हमें भी बताइए कमेंट करके, और आप भी पढ़िए, क्योंकि पढ़ना ही सबसे आगे बढ़ने का एक मार्ग है। क्योंकि यही ज़रूरत है। प्रमुख शब्द इसमें जो हमने पढ़े, आइए शुरू करते हैं। सेल्सियस स्केल, डिग्री सेंटीग्रेड में अपन इसको दिखाते हैं, और इसका क्या टेम्परेचर था, 35 से 42 डिग्री तक टेम्परेचर तक डॉक्टरी थर्मामीटर यूज़ होता है, और जो नॉर्मल प्रयोगशाला में होता है वो 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक करते हैं। चालन वह विधि होती है जिसके द्वारा से अपन ने क्या किया था भाई, टेम्परेचर को बताया था, है ना, एक प्रक्रम को बताया था। चालक जो सुचालक का काम करते हैं, मतलब अपने से ऊष्मा को जाने देते हैं। संवहन वह क्रिया जिसमें ठंडा गर्म पानी गर्म से ठंडा और ठंडे से गर्म होने का जो एक रोटेशन है कंप्लीट करता है। कुचालक वे पदार्थ जो अपने से ऊष्मा को आने जाने नहीं देते। अधिकतम न्यूनतम तापमान जो अभी अपन ने पढ़ा, 35 डिग्री न्यूनतम और 42 डिग्री अधिकतम, ये डॉक्टरी थर्मामीटर की बात है। और इसके अलावा जो स्केल्स होते हैं 4 होते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और एक और होता है, बताइएगा मुझे कमेंट करके। ऊष्मारोधी कौन से होते हैं भाई, जो ऊष्मा का अवरोध करते हैं। थल समीर, जिसमें हमने बताया कि जब थल से समीर जो है, हवा जो है वो स्थल की समुद्र की ओर जाती है, वो थल समीर कहलाती है, और समुद्र से जो ठंडी हवाएं हैं वो स्थल की ओर आती हैं, वो समुद्र समीर कहलाते हैं। विकिरण, अभी अपन ने पढ़ा, विकिरण क्या कहलाती है, जो सूर्य से ऊष्मा हमारे पहुंचती है वो वायु किसके माध्यम से पहुंचती है, विकिरण के माध्यम से पहुंचती है। ताप यानी कि टेम्परेचर, तापमापी अभी अपन ने देखा। थर्मामीटर एक ताप नापने का एक यंत्र होता है। अंकीय तापमापी, जिसको आजकल अपन यूज कर रहे हैं, जिसमें टेम्परेचर उसका पारे का यूज नहीं होता है, उसमें डायरेक्टली दिखा दिया था। पूर्तिरोधी अभी अपन पढ़ के निकल चुके हैं। आइए बढ़ते हैं। किसी वस्तु की उष्णता की कोटि ज्ञात करने के लिए हमें सदैव अपना स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, यानी कि कौन सी चीज़ कितनी गर्म है इस बात के लिए अपनी इंद्री पर विश्वास नहीं कर सकते कि अपन दूर से देख के बोल दें कि वाह बढ़िया बहुत गर्म है, लेकिन कितना गर्म है इस चीज़ को नहीं बता सकते। उसके लिए ज़रूरत है कि वो कितना गर्म है, टेम्परेचर उसका डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट में ही आपको पता करना पड़ेगा आगे। ताप किसी वस्तु की उष्णता की कोटि की माप है, और यही बात सत्य है। तापमापी वही युक्ति है जिससे ताप मापा जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग शरीर के ताप मापने के लिए किया जाता है। इस थर्मामीटर का परिसर 35 से 42 डिग्री होता है। अन्य प्रयोजनों के लिए हम प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग करते हैं, जिसका परिसर प्रायः -10 से लेके 110 डिग्री होता है। तो भाई यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसका क्या होता है, -10 से +110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, 37 अंश सेल्सियस। ऊष्मा उच्च ताप से के पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर स्थानांतरित होती है, और एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा 3 प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरित होती है, चालन, संवहन और विकिरण। ठोसों में प्रायः ऊष्मा चालन द्वारा स्थानांतरित होती है। द्रवों एवं गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं उन्हें ऊष्मा चालक कहते हैं। गहरे रंग की वस्तु हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरणों को अच्छी अवशोषक होती हैं। यही कारण है कि हम गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्रों को अधिक आराम से अनुभव करते हैं। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। इसका कारण है कि ऊन ऊष्मारोधी है तथा इसके रेशों के बीच में वायु फंसी होती है। तो दोस्तों ये पूरे चैप्टर को हमने पढ़ा। इस पूरे चैप्टर में बहुत सारी बातें जानी, और क्या आप जानते हैं इस बारे में अपन जरा बात करते हैं। सेल्सियस स्केल की अभिकल्पना स्वीडन के खगोल शास्त्री एंडर्स सेल्सियस ने 1742 में की थी। अनोखी बात यह थी कि उन्होंने जल का क्वथनांक उबलने का समय यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा हिमांक जमने का समय 100 डिग्री सेंटीग्रेड निर्धारित किया था। तथापि इस क्रम को बहुत शीघ्र ही उलट दिया गया और इसके बाद हमें सेल्सियस स्केल प्राप्त हुआ। बहुत सारी बातें जो अभी हमने इस चैप्टर में पढ़ी, इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, और ऐसी ही चीज़ें हम आगे भी लगातार बताते रहेंगे। इन चीज़ों को हम पढ़ते रहेंगे। एनसीईआरटी का तारतम्य लगातार आपके सामने जारी है, और ये चैनल आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल के साथ रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और दोस्तों मेन बात बने रहिए हमारे साथ। जब तक कुछ खास नया नहीं है, दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।